रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं सबसे पहले तो मैं रविंद्र सर की मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्रॉपर रहिए। आप सभी स्क्रीन पर भी रहते हैं, आप सभी रिजल्ट में भी रहते हैं, लेकिन आपका डेटा आते ही नहीं। कब ज्वाइन किए, क्या हुआ, अमाउंट सबमिशन हुआ कि नहीं, रिजल्ट आया कि नहीं, तो जैसे हमें करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोग्राम है कि आपको पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो कैसे चलेगा। अब सोचिए हमारे हेल्थ के ऊपर में हम आपको 4 कोचेस दिए गए, लेकिन इस वजह से कैसे प्रोग्राम मिसमैनेज हो रहा है। इस वजह से प्रोग्राम कैसे मिसमैनेज हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हमने टारगेट लिया है 1 से 5 तारीख तक एवरीवन, सभी लोग, अगर किसी की ज्वाइनिंग 15 तारीख के बाद की है तो उनके अब रिकॉर्ड्स अलग तरीके से रखे जाएंगे, उनके गिफ्ट्स के सिस्टम में बदल जाएंगे। अगर जो 15 तारीख के बाद ज्वाइन किए या जो 20 तारीख के बाद ज्वाइन किए, तो सभी के जो सिस्टम है वो 1 से 5 ही होने चाहिए। 1 से 5 के बीच में ही सभी की फीस सबमिशन होगी, ताकि 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में जो आपके जो गिफ्ट्स हैं वो आपके घर पहुंच जाएं। अदरवाइज पूरे महीने भर ये कंप्लेन बनी रहती है कि सर मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, मेरा इधर चले गया, मेरा कुरियर उधर चले गया। इससे बहुत प्रोग्राम में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो आप प्लीज इस चीज को समझें कि बहुत सारे वर्क होते हैं। केवल ये जो 200 लोग जो दिख रहे हैं, ये मेरे साथ में ये 200 लोग सिर्फ नहीं है। मैं आपको पहला तो विश्वास दिला दूं, ये जो आप जितने भी लोग इन 200 लोगों को देख रहे हैं, ये 200 लोग सिर्फ नहीं है मेरे साथ में, और भी बहुत सारे लोग हैं आप सबके साथ में। हमें चीजों को मैनेज करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें कैंप्स करने पड़ते हैं। अगले 1 घंटे में अभी हमारा राजनांदगांव में कैंप है, हमारा 1-2 दिन में कवर्धा में कैंप है। हर जगह कैंप्स रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं। उसके बाद में हर रोज दोपहर में डेली किसी न किसी टीम के साथ टॉक्स होते हैं, पर्सनल टॉक होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल बात करना पड़ता है। कई लोगों की काउंसलिंग फंस जाती है, कई लोग बड़ी प्रॉब्लम के साथ में आते हैं, उनसे हमें दोपहर को मिलना पड़ता है। इतने सारे चैलेंजेस के साथ में अगर आप एक स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका नाम है कि आप अपने डेट के ज्वाइनिंग के साथ आपके, यस रमेश सर आपने मैसेज किया आपका गिफ्ट नहीं आया, तो रमेश सर अगर वो पिछले महीने का है तो सर वो पहुंच चुका है। अगर वो इस महीने का है तो सर वो नहीं पहुंचेगा जब तक आपके जो कोच है रविंद्र सर एक्टिवेट नहीं होंगे। वो नहीं पहुंच पाएगा, वो आप रविंद्र सर से ले लेंगे, वो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, मतलब मैं दे ही नहीं सकता। मैं रविंद्र सर की किसी भी टीम की अगर हाफ पेमेंट आई है या पेपर शीट नहीं है तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप सब रविंद्र सर से, पिछले महीने का रमेश सर कह रहे नहीं आया, तो सर रविंद्र सर यहाँ पर सामने है, रविंद्र सर के पास पहुंच चुका है सभी का। अब रमेश सर आपको रविंद्र सर से लेना है, तो दैट इज क्लियरली मिसमैनेजमेंट बाय रविंद्र शर्मा सर। रविंद्र सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं क्लियरली पूछ रहा हूँ आपसे, सर मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप बता दें अपने टीम को। गुड मॉर्निंग सर, हो जाएगा। पिछले महीने का गिफ्ट अभी तक नहीं आया, इस महीने हो जाएगा। पिछले महीने का आपके पास पहुंच चुका है ना? अभी तक नहीं आया सर। नहीं पहुंचा आपके पास? 3 लोगों का नहीं आया। आपने मैसेज किया सर कि नहीं आया है, किनका भेजना आप बताइए मेरे को। आपकी लिस्ट आई है सर? मैं व्हाट्सएप किया हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। आपके प्रोग्राम में कितने लोग ज्वाइंड है उसकी लिस्ट है सर? अभी तो कंटिन्यू नहीं है ना। मुझे आप बताइए आपके टोटल प्रोग्राम में कितने लोग रहते हैं, एग्जैक्ट नंबर बताइए मेरे को। 9 से 10 लोग रहते हैं। नहीं 9 की 10? कभी 9 कभी 10। प्रोग्राम में ज्वाइनिंग कितने लोगों की मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब कितने लोगों ने रजिस्टर किया अपने आप को? रजिस्टर तो लगभग सभी कर लिए हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं भेज पाते हैं ना सर लगभग सभी कर लिए हैं क्या है सर, लगभग सभी गेस्ट भी बैठते हैं ना सर। मैं आपको दिखाता हूँ सर, मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। वो स्टोरी क्या है एक्चुअल में, आपको मैंने बताया कि वो गजनी मूवी का एग्जांपल है, ठीक है? गजनी मूवी का। विजय मैम हैंड रेज है, अभी कुछ क्वेश्चन तो नहीं?
नहीं, ओके फाइन, ओके। तो क्या है ये इसके साथ में जुड़ी हुई चीजें? हमारा जो ये जो पूरा ब्रेन का जो भाग है, इस ब्रेन के लगभग सेंटर के भाग में हमारे ये जो कान का भाग है, यहाँ से अगर अंदर जाएं और यहाँ से अगर सेंटर में जाएं तो एक जो कॉर्नर पड़ेगा, इमेजिन कर पा रहे हैं? हम यहाँ से जा रहे हैं सेंटर की ओर और यहाँ से जा रहे हैं अंदर सेंटर की ओर। तो सेंटर के पास में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना? आप लोग हमेशा हाइपोथैलेमस हमेशा सुनते आए हैं ना, ये उसके थोड़ा सा नीचे में रहता है और इसका नाम होता है अमाइगडाला। इसका नाम है अमाइगडाला और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। अबे तो नाम है भाई जैसे नाम है सुजाता है, अंजुम है, नीलम है, रविंद्र जी है, वैसे वो भी एक नाम है। मतलब आप समझेंगे ये कोई साइंस नहीं है, बस एक नाम है। अमाइगडाला उसका नाम है और हिप्पोकैम्पस एक नाम है। तो एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट था, उसका नाम था हेनरी गुस्टेव, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, बस बेचारे के साथ अगर हादसा नहीं होता तो हम लोग ये सारी चीजें सीख नहीं पाते। 1953 में 3 रोचक चीजें बताने वाला हूं मैं। तो हेनरी को फिट्स आते थे बचपन से। तो हेनरी का एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से उसे फिट्स आते थे। तो उसके ब्रेन के अंदरूनी भाग में, उस अमाइगडाला वाले भाग में एक डैमेज हो गया था, जिस वजह से कई दिन वो सोए रहता था। मतलब अगर कभी उसे एपिलेप्सी के अगर झटके आते थे तो 2-4 दिन तक वो उठता नहीं था, मतलब एकदम ब्लैकआउट, उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। ऐसा भी हुआ उसके साथ 1-2 बार। और आमतौर पर कुछ समय के लिए सोना या 1 दिन तक कुछ होश में नहीं रहना, पूरी मेमोरी को भूल जाना, फिर उसे याद दिलाना, ऐसा उसके साथ में होते रहता था। तो फाइनली एक जो सर्जन थे जो उसको देख रहे थे, जब हेनरी की उम्र 27 साल की हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि हेनरी के फिट्स का एक ही इलाज है कि जिस एरिया में ये फिट्स डेवलप हो रहा है और ब्रेन का वो जो भाग डैमेज है उसे ऑपरेट करके निकाला जाए। अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरा ब्रेन यहाँ से सेंटर और यहाँ से सेंटर, आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना बड़ा ऑपरेशन होगा। तो जब हेनरी को ऑपरेट किया गया तो ऑपरेट करके उसका वो भाग अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस को, डैमेज एरिया को निकाल दिया गया। जैसे ही उस एरिया को निकाला गया, उसके बाद में हेनरी से पूछा गया कि अभी आपको कैसा लग रहा है। हेनरी ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है। ये डॉक्टर लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि ये क्या हुआ। ऑपरेशन तो मैं तो एकदम क्लियर हुआ है, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है और वो पार्ट था बाहर, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, और हेनरी को कुछ भी याद नहीं था। तब वहां से जो 1953 से स्टडी स्टार्ट हुई, उस व्यक्ति पर 40 साल तक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस व्यक्ति के जाने के बाद, जब वो व्यक्ति 2008 में जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद भी आज उस ब्रेन को प्रिजर्व रखा गया है पढ़ने के लिए। मतलब एक अमर ब्रेन है जिसे कि पढ़ा जा रहा है लगातार 1953 के बाद से। तो क्या खास था उसमें, हेनरी के पास जब उसकी डॉक्टर उससे मिलने के लिए आती थी, अगर वो 2 मिनट के लिए भी बाहर जाती थी कहीं पर, तो उसे वापस आना पड़ता था और बताना पड़ता था कि मैं कौन हूँ। वो जो गजनी मूवी आपने देखी होगी, है ना, अभी याद है आप लोगों को कि वो एक डॉक्टर थी, वो फिर से आती थी, बताती थी आप लिख लो कि मैं आपके फ्रेंड हूँ। तो ऐसा होता था। ये जो हुआ था चोट लगने की वजह से और अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस के खराब होने की वजह से। स्टडीज के दौरान पता चला कि आखिर ये मेमोरी कैसे लॉस हो गई, तो इसे ही नाम दिया गया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सुना होगा आपने, उस मूवी में था शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पर फिर बुक लिखी गई, कई बुक्स आए उसके बाद में, बड़ी बड़ी पुस्तकें बनी, है ना। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुक लिखा है उसके ऊपर। फिर एक बुक है मेरे पास है, ब्रेन रोल, जॉन मेडिना, उनकी बुक है। ऐसे कुछ बुक्स है, हार्वर्ड गार्डनर की भी बुक है। तो उसमें उसके बारे में बताया गया है कि ये क्या था। इसे एचएम केस कहा गया, एचएम, इसे इस केस का नाम दिया गया एचएम, और एचएम को मोस्ट स्टडीड ब्रेन कहा जाता है। बाद में पता चला कि आखिर ये मेमोरी डेवलप होती कैसी है, क्यों हमारी सारी की सारी मेमोरीज उस जगह पर जाती है।
एक स्टडी ये कहती थी कि जो मेमोरीज है हमारे ब्रेन के सारे जगह पर जाती है। अब तक ये माना जाता था कि मेमोरी आपके पूरे ब्रेन में, मेमोरी पूरे के पूरे ब्रेन में। उस किस्से के बाद से समझ में आया कि अरे यार, उस जगह पर मेन पास्ट मेमोरी थी जिसे कि हटा दिया गया। तब एक नया वर्ड आया, उस व्यक्ति के लिए जो टर्म यूज किया गया, प्रेजेंट में जीने वाले आदमी का नाम दिया गया उसे। यानी कि वो आदमी जिंदगी भर अपने प्रेजेंट में ही जिया, जो उसके सामने हुआ वही रहा, उसके लाइफ में और कोई नहीं था। 40 साल तक वो प्रेजेंट में जिया। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है एचएम केस। और उसके लिए जो भी लोग थे, हमेशा उसके डॉक्टर, उसके सर्जन हमेशा उसके कांटेक्ट में रहे। उस आदमी को कभी नहीं पता चला, मतलब हमेशा भूल जाता था। बताते थे कि भैया तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर हिस्ट्री सुनाते थे, फिर आगे बात करते थे। तो उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा गया। हेनरी गुस्टाव मोलेसन, HGM, उसे HM केस कहा गया। ठीक, ये हुई एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी पर हम आते हैं। इसी प्रकार एक और एक व्यक्ति का सर्जन का टाइम आया, उसका नाम नहीं दिया हुआ है कहीं, या कहीं दिया होगा तो शायद मेरे को अच्छे से याद नहीं है। एक और एक व्यक्ति थे, उनका भी फिट्स का केस था, तो वहां भी सर्जरी करना था। तो वो एक ऐसा केस था जहां पर उस व्यक्ति को पेन का एहसास नहीं होता था, दर्द नहीं होता था, टेबल पर लेटा हुआ था। तो जब दर्द नहीं होता था तो ब्रेन के भाग में इलेक्ट्रोड लगा करके चेक किया जाता था, क्या आपको अभी दर्द हुआ? वो कहता था नहीं हुआ। सोचो, ब्रेन खुला हुआ है, खोपड़ी खुली हुई है, और डॉक्टर टच करके पूछ रहा है दर्द हुआ? कह रहा है नहीं हुआ। तो वो कुछ और जगह टच किया, अभी एहसास हुआ? बोलता है नहीं हुआ। तो पता चला कि उस व्यक्ति के ऑपरेशन के दौरान पेन को कैरी करने वाली एक मेमोरी को, पार्ट को हटा दिया गया। यानी कि जो पेन है ये आपके मेमोरी में है, हमारी बॉडी में नहीं है, हमारी बॉडी में नहीं है, हमारे मेमोरी में है। तो हमें पेन कैसा होता है? आप कब रोते हो? कई बार आप रोते हो, बहुत दर्द होता है, ये आपके मेमोरी में। आगे आपके आंसू कब निकलते हैं? किसी को दर्द ज्यादा होता है, किसी को दर्द कम होता है। आपको याद होगा एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आज अगर हमें एक ब्लेड भी लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है कि नहीं? लेकिन अगर आप बाहर एक डॉगी को देखो, एक डॉगी के बच्चे को, तो कभी कभी दूसरा कुत्ता आता है, झपट्टा मारता है, उसको मार पीट कर चल जाता है, उसकी माँ उसको बचा करके ले जाती है, लेकिन तब भी वो 5 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमारे बच्चे को अगर खरोच लग जाए तो कभी कभी 2 दिन तक वो परेशान रहता है। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो पेन है ये मेमोरी में है, और हम अपने ब्रेन को कैसे डेवलप किए? तो एक्चुअल में हम अभी वीक ब्रेन के शिकार हैं। हमारा जो ब्रेन है ये वीक ब्रेन है। हम अपने पेन को बढ़ा रहे हैं बहुत तेजी से। हमें ऐसी टेक्निक आज हम सीख गए हैं कि चलो पेन को बढ़ाते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एक्टिविटी, हमारे एक्सरसाइज, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न। तो अगर आपको अपनी बॉडी से पेन को हटाना है, तो ये जो स्टोरी अभी चल रही है कंटिन्यू, तो जब उसको पेन नहीं हो रहा था तब उसे उसके सामने एक फोटो को लाया गया, और उस फोटो के सामने थी पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी हीरोइन। मतलब वो जो आदमी जिसको कुछ एहसास नहीं था, टेबल पर है, और एक बहुत बहुत बड़ी हीरोइन थी, मॉडल थी, उसका नाम था जेनिफर एटेंसन, जेनिफर एटकिंसन या एटेंसन, ऐसा कुछ नाम है, जेनिफर। तो जब जेनिफर की फोटो लाई गई तो जैसे उसके सामने उस फोटो को रखा गया तो उसका ब्रेन ने शूट किया, ऐसे करके झटका मारा उसको। मतलब उसको कुछ एहसास नहीं है, और उस मॉडल के फोटो से उसको झटका लगा। उसके बाद उसे दूसरी फोटो दिखाई गई, उसे कुछ असर नहीं गया। कोई तीसरी फोटो दिखाई गई, कोई असर नहीं गया। फिर से जेनिफर की फोटो दिखाई गई, फिर ब्रेन ने झटका मारा। अब डॉक्टर थोड़े से हैरान हो गए कि चल क्या रहा है। उसको जेनिफर की 7 बार फोटो दिखाई गई, 7 बार केवल जेनिफर की फोटो में उसने अटैक किया। तो ऐसा भी हुआ। इसी प्रकार कुछ स्टडीज में पाया गया कि किसी व्यक्ति ने किसी म्यूजिशियन के फोटोज के रिएक्शन पर उसने एक्ट किया। इससे ये पता चला फाइनली रिसर्च में कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे नर्व्स हैं या कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो किसी स्पेशल रिस्पॉन्स को देखने पर थोड़े से ज्यादा महसूस करती, उसको बारे में ज्यादा रियलाइज करती। तो फिर एक ट्विन्स स्टडी हुई। ट्विन्स स्टडी में क्या हुआ, 2 ट्विन्स थे जिनकी ब्रेन से रिलेटेड सारी चीजें सेम थी, और दोनों को एक मूवी दिखाना था, और दोनों को उस मूवी दिखाने के बाद में उनके ब्रेन को टेस्ट करना था। ये मूवी थोड़ी
एक अलग प्रकार की एक मूवी थी जिसमें कि कुछ स्पेशल स्टोरीज थी। तो उनमें से एक व्यक्ति को, जो ट्विंस थे, एक को उसकी मूवी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन एक को उस मूवी से रिलेटेड कुछ मैगजीन्स पढ़ाए गए थे, उसके बाद उस मूवी को दिखाया गया था। तो देखा गया कि जिसने उस मूवी के मैगजीन को पढ़ा था उसके अंदर वो इंटरेस्ट ज्यादा था, तो इसलिए जब उस दोनों के ब्रेन को टेस्ट किया गया तो एक में थोड़े से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहे थे और एक में कम मिल रहे थे। इससे ये प्रूफ हो गया कि दो लोगों के ब्रेन को समय के साथ में मेमोरीज के जरिए बदला जा सकता है, लेकिन बार बार क्वेश्चन यही आता था कि आखिर बदलता कैसे है। फाइनली ये समझ में आया कि आपके ब्रेन के जो अंदर में जो अमाइगडाला है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अंदर में अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस जो सेंटर है, इसके बारे में स्टडीज सामने आई कि ये वो जगह है जहां पर न्यूरोजेनेसिस पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर नई ब्रेन सेल्स बन सकती हैं जो चाहे तो जितनी ज्यादा मेमोरीज को स्टोर कर सकती हैं। एक व्यक्ति होशियार हो सकता है, एक व्यक्ति कम होशियार हो सकता है, एक का IQ ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके ब्रेन के अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो कुल मिलाकर के अभी तक बात यही है कि न्यूरोजेनेसिस मतलब नई न्यूरॉन्स को बना सकते हैं। ध्यान रखिए, आप अपने पूरे ब्रेन को नया नहीं बना सकते। जैसे आपकी स्किन में खरोच आ जाए, नई स्किन बन जाती है। यदि आपका लिवर कट जाए, लिवर भी काम करने लगता है। यदि आप में से ब्लड निकाल लिया जाए, नई ब्लड सेल बनेगी। लेकिन ब्रेन में केवल और केवल हिप्पोकैम्पस वो एरिया है जहां पर नई न्यूरोजेनेसिस डेवलप होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर होगा कैसे। तो जानना चाहते हैं कैसे होगा? कितना लोग जानना चाहते हैं कि आखिर डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हम अपने पेन से, इमोशन से, स्ट्रेस पर कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये ही डेवलप होता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो ब्रीथ को जब बाद में देखा गया कि अमाइगडाला का सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो है आपके ब्रीदिंग के साथ, क्योंकि आपके नाक से जो नर्व्स निकलती हैं उनमें से एक जो सेंस होता है जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड ऑल्फैक्टरी सेंस। जैसे हम कहते हैं हमारी 5 इंद्रियां होती है। अभी वापस हम आ जाते हैं हमारे ओल्ड साइंस पर। हमारे एंशिएंट साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। तो हमारी इंद्रियां को मालूम है आप लोगों को, आपकी इंद्रियों में टच, पेन, ये सारे सेंस होते हैं। उनमें से एक सूंघने का भी सेंस है, एहसास करने का भी। तो ब्रीदिंग सेंस भी आपकी इंद्रियों से रिलेटेड है, राइट? तो इंद्र चक्र अलग है, इंद्र अलग है। सोचिए क्या जबरदस्त साइंस है जो फिर ये कहता है कि अगर आपके ऑल्फैक्टरी सेंस जो है, अगर इन्हें एक्टिवेट किया जाए तो इससे आपकी मेमोरीज जो है वो स्ट्रांग होती है और नई सेल्स डेवलप होती है। ऑल्फैक्टरी सेंस, तो ऑल्फैक्टरी सेंस में जो चीजें बताई गई आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। नंबर 1 जो आपके साइड जो थे उसमें पहला था अमाइगडाला। अमाइगडाला का जो काम था वो था इमोशनल प्रोसेसिंग। तो उसके वो जो व्यक्ति था हेनरी गुस्टाव मोलेसन, उसके पूरे इमोशंस जा चुके थे पास्ट में। उसकी फैमिली में कब हुआ, उसकी पता नहीं वो शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, कौन था फैमिली में, उसके सारे इमोशनल सेंस जा चुके थे। तो पास्ट जो मेमोरी होती है ना वो इमोशन होती है। उसमें पास्ट याद रखिए, आपके पास जो भी पास्ट है उसमें क्या है? इमोशन, और कुछ नहीं उस पास्ट में। अगर आपका पास्ट खत्म कर दिया जाए तो आप कैसे हो जाओगे? है ना, एकदम फ्री हो जाओगे, आप कुछ रहेगा ही नहीं, लाइफ एकदम चेंज। कोई चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है। विजय लक्ष्मी मैडम बोल रहे कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका पास्ट उसकी लाइफ से डिलीट हो जाए। पास्ट मतलब इमोशन, गुड पास्ट और बैड पास्ट, गुड इमोशन और बैड इमोशंस डिपेंड करेंगे, राइट? तो इस बैड इमोशन में डर है ना, कुछ खतरनाक चीजें, डर या बहुत सारे सेंसेस तो शामिल है, राइट? तो इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए जो फियर है, डर, घबराहट, इन चीजों को स्टोर करने का काम अमाइगडाला के पास है। एचएम के स्टडीज में ये पता चला कि उस व्यक्ति को डर ही नहीं है। आपने देखा था क्या गजनी को डर था क्या? याद रखिएगा, गजनी किसी से डरता नहीं है। गजनी एक सिंपल आदमी था, बिफोर वो हेड इंजरी सिंपल आदमी था। वो सब करता था, वो प्यार करता था,
घूमता फिरता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब वो गजनी बन जाता है सब खत्म हो जाता है। तो कोई गजनी तो नहीं बन जाएंगे ना, तो गजनी नहीं बनना है हमें तो अगर इमोशनलेस यानी गजनी, देखो हमारे संतोष फिट कोच सर आज गजनी दिख रहे, एकदम फॉर्म में दिख रहे। संतोष सर देखो आज संतोष सर आज गजनी फॉर्म में। आज सर यहाँ पे ना जब बाल उगेगा ना तो ऐसे करके ना सिर्फ गजनी वाला ऐसे लुक अपन देने वाले। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है सर? यस सर। तो ये HM केस है ना, तो गजनी तो इमोशनलेस, तो हमें इमोशनलेस तो नहीं होना है लेकिन इमोशन पर कंट्रोल करना है, राइट। तो ये पहली बात है। दूसरा था हिप्पोकैम्पस, तो एक था इमोशन, अब है दूसरा मेमोरी। तो जो हिप्पोकैम्पस है वो है मेमोरी को स्टोर करना, और यहाँ पर न्यूरोजेनेसिस होगा। अब देखते हैं, हम जब सांस लेते हैं, इनहेलेशन, सांस लेना, छोटी सांस लेना, अगर आप छोटी सांस लेंगे तो ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा। छोटी सांस, अगर आप अच्छी सांस पर कंट्रोल, इसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। आप जो कल रात को कर रहे थे कॉन्शियस ब्रीदिंग, धीरे 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 सांस को सीखना। तो जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, देखिए पता है जब आप कुछ सोच रहे होते हैं या जब आप घबरा रहे होते हैं, इसमें अंतर क्या है? जैसे आप अंधेरे में जाएं, घबराहट में जाएं, तो आपकी सांस तेज चलती है कि नहीं? तेज चलती है। लेकिन जब आप कुछ सोच रहे होते हैं, आप किसी गहन निद्रा में होते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आप सांस ले रहे हैं कि नहीं। ध्यान रखिएगा, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। तो इस समय सांस लंबी गहरी निकलती है। तो जब सांस निकलती है तब आप रिलैक्स होते हैं, और जब सांस लेते हैं तो उस समय रिलैक्स नहीं होते हैं, वो टेंशन का फेज होता है। तो अगर मैं बोलूं कि टेंशन और रिलैक्स फेज में सांसों का क्या रोल है, तो सांस लेना टेंशन फेज, सांस छोड़ना रिलैक्स फेज। तो अगर टेंशन फेज को कम करना है तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करना पड़ेगा। तो आपने वो पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, वो बढ़िया हंसता है, ऐसे सांस लेता है और कस के हंसता है। तो हंसना मतलब जब आप बात करोगे तो सांस छूटेगी कि नहीं छूटेगी? जब आप लॉन्ग ब्रीद आउट करोगे, बात करते समय सांस निकलती है। और कभी भी आप सांस लेते लेते बात कर सकते हो क्या? क्या कोई कर सकता है सांस लेते लेते बात? कोई नहीं कर सकता है। तो दो डिफरेंस को समझिए। तो जब भी हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे तो ये किसे कंट्रोल करेगा? हमारे एंजाइटी फियर को कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन को कंट्रोल करता है। और एपिनेफ्रिन, जो नॉरएपिनेफ्रिन है, ये आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस के चैप्टर में आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति घबराता है तो उसकी बॉडी में एड्रेनालिन सिक्रीशन बढ़ जाता है, यानी एपिनेफ्रिन। जब कोई व्यक्ति घबराता है तो तनाव में, तो ये होते हैं हार्मोन चेंज। तो अगर आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे तो आपके हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन को कंट्रोल रिलीज करेगा। और जिसने अपनी बॉडी में हार्मोनल, तब सोच रहे हैं सांस आपके हार्मोन को कंट्रोल कर सकता है। तो आपको टेंशन कौन दे रहा है? ठीक है, बाहर का एनवायरनमेंट आपको टेंशन दे रहा है, लेकिन आप उस टेंशन को कम कर सकते हो, उस पेन को कम कर सकते हो। कैसे? कॉन्शियस ब्रीदिंग से। क्योंकि बाहर का टेंशन से आपके हार्मोन रिलीज बढ़ गए, लेकिन आपके ब्रीदिंग प्रैक्टिस से हार्मोन रिलीज कंट्रोल हो गए। अच्छा है ना, ये इंटरेस्टिंग है। तो कौन कहता है कि सिर्फ, तो ब्रेन के पीछे बहुत कुछ साइंस है, आपके ब्रेन बहुत कुछ कंट्रोल करता है। कॉन्शियस ब्रीदिंग। तो जब आपको घबराहट हो, दिक्कत हो, तो आप क्या करें? जब आपको बेचैनी हो तो सबसे अच्छा उपाय, वो लोग जो बेचैन रहते हैं उनको कॉन्शियस ब्रीदिंग करना चाहिए। धीरे से सांस लेना और लंबी गहरी सांस को छोड़ना, ये आपके एपिनेफ्रिन हार्मोन को कंट्रोल करेगा। तो ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, तो अमाइगडाला का एक और एक काम होता है एंजाइटी, एंगर, फियर, गुस्सा। जब आप किसी पे गुस्सा होते हो, सांसें तेज चलने लगती है, आपकी बीपी बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, जितने पैरालिसिस अटैक आते हैं आपको, ये सब के सब क्यों होता है? अमाइगडाला की वजह से। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर एक व्यक्ति का इमोशन ही हटा दिया जाए, क्या उसका ब्रेन हैमरेज होगा? क्या ब्रेन हैमरेज ही नहीं होगा उसका। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कभी ब्रेन हैमरेज ना हो तो अमाइगडाला को हटा सकते हैं तो और अगर चाहते हैं कि अमाइगडाला रहे
तो उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि अमाइगडाला के पास इमोशन है, फियर है, डर है, और ये आपके बीपी को रेज कर सकता है। तो अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग जो ऑल बीपी पेशेंट हैं, जो जिनमें घबराहट के हैं, जो गुस्सा होते हैं, तनाव लेते हैं, उन्हें अपने अमाइगडाला को एक्टिवेट करना चाहिए। कैसे? ब्रीदिंग प्रैक्टिस के जरिए। ओके, तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट में ब्रीद आउट, सांस, गहरी सांस लेना देना का काम चालू रहता है वर्कआउट में, और ये प्रैक्टिस जरूरी है। राइट, अब आते हैं समय के बारे में मैंने आपको कल बताया था, या तो 4, 5, 6 रखें, या 5, 6, 7 रखें, या 6, 7, 8 रखें। ठीक है, अब आपके इससे रिलेटेड इयान रॉबर्टसन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है। इयान रॉबर्टसन क्या कहते हैं? टाइम के साथ आपके ब्रेन की सेल डैमेज होने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगेगी, एज बढ़ने लगेगी, तो ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के सेल नहीं, ब्रेन का मास कम होने लगता है। यानी कि आज आपका जो ब्रेन है, जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आपका ब्रेन का साइज थोड़ा सा छोटा हो चुका होगा, और आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप किसी 80 साल के व्यक्ति से भी पूछें कि आपका डाइजेशन ठीक है, तो हो सकता है कि वो बोले कि हाँ मेरा डाइजेशन ठीक ही है। आप उससे पूछो क्या आपका दिल दिमाग सब ठीक है, बोलेगा हाँ ठीक ही है। और अगर आप उससे पूछे कि आपका दिमाग ठीक है, तो बोलेगा ठीक ही है। लेकिन फैक्ट ये है कि एजिंग को कोई टाल नहीं सकता। कोई टाल सकता है क्या? तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके ब्रेन का मास कम होगा। उम्र के साथ में आपकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी होती है, जानते हैं? आपके मसल्स थोड़े से श्रिंक होते हैं, हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। ओके, आपका ब्रेन का साइज भी थोड़ा सा छोटा होता है। और ये जो लॉस है, तो बोलते हैं कि जितने यंग ब्रेन्स होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा कि जितने यंग ब्रेन्स होते हैं, यंग ब्रेन वही है जिनमें भूलने की शिकायत कम है, वो यंग ब्रेन है। डिमेंशिया कम है, वो यंग ब्रेन है। और इमोशन कंट्रोल है, स्ट्रेस कंट्रोल है, मेमोरी पर कंट्रोल है, तो ये यंग ब्रेन है। स्ट्रेस, इमोशन, फियर, मेमोरी, इन पर अगर आप अपनी उम्र के साथ में कंट्रोल को बढ़ा रहे हैं, तो आप यंग ब्रेन की तरफ आप आगे बढ़। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग ब्रेन के लिए आप कुछ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस पूरे अगर आप सोचें कि ब्रीदिंग काम क्या करता है, तो ब्रीदिंग एक टरबाइन के जैसे काम करता है ना? कोरबा वाले होंगे, उन्हें टरबाइन पता होगा क्या क्या होता है। मतलब जब पानी गिरता है तो वो टरबाइन घूमता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सेम जब ब्रीदिंग होती है तो अमाइगडाला चार्ज होता है और टरबाइन घूमती है। तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, आपके अंदर में बहुत सारी चीजें जो इस वक्त चल रही है, उसकी वजह है आपका इमोशन, आपका स्ट्रेस, आपकी मेमोरी। क्योंकि अगर आपकी मेमोरी, स्ट्रेस और फियर, एंजाइटी को हटा दिया जाए, तो आप कुछ भी नहीं हो। आप कौन हो आपको पता ही नहीं, आप फिर गजनी हो। राइट, अगर इन सभी चीजों को आप ले करके चल रहे हो, तो ये सारी चीजें लगातार चार्ज हो रही हैं। ये लगातार चार्ज कैसे हो रही है? ये लगातार चार्ज ब्रीदिंग से हो रही है। गलत प्रकार की ब्रीदिंग से गलत चार्ज होंगी। टरबाइन को सही तरीके से चलाएंगे तो सही तरीके से एनर्जी एंड वोल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो जो सांस का जो रिदम है, बिल्कुल वही है। जैसे टरबाइन में पानी गिरता है तो वो टरबाइन घूमता है, उसे एक प्रॉपर स्पीड चाहिए। उसी प्रकार जब ब्रीथ घूमती है हमारे अमाइगडाला में, तो उससे जो सेंस होते हैं वो आपके ब्रेन के इन चारों पांचों फैक्टर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। राइट, हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है ब्रीदिंग, तो हम सबको इसे थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। राइट, तो उस टॉपिक तो बहुत स्मॉल है। तो आपके एपिलेप्सी हो, एल्जाइमर हो, मेमोरी लॉस हो, और बैड इमोशंस हो, पेनफुल इमोशंस हो, इन सभी चीजों के लिए ब्रीथ प्रैक्टिस एक जरूरी फैक्टर होता है। तो वो लोग जिनको तनाव ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है,
वो रियल साइंस को यूज करें, ब्रीदिंग को यूज कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल ये, और अगर आपको बहुत पढ़ना है तो आप बिल्कुल जा करके HM के बारे में पढ़ सकते हैं, पूरा नाम जरूर नोट कर लें। यदि किसी को शौक है पढ़ने का तो विकिपीडिया में तो दिया हुआ है, आप HM टाइप करेंगे तो HM के बारे में सब मिल जाएगा, राइट। हेनरी गस्टाव मोलेसन, HM, हेनरी गस्टाव मोलेसन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल में जा करके इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने जरूर नोट कर लिया होगा। तो कौन कौन से हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं? नंबर 1 सेरोटोनिन। नहीं निकलना है क्या? ब्रीदिंग की पूरी प्रैक्टिस में, कॉन्शियस ब्रीदिंग में पहला सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का रोल आपके डाइजेशन से भी होता है। सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है। नंबर 2 नॉरएपिनेफ्रिन, जो मैंने बोला NA, और तीसरा है डोपामिन। 3 हार्मोन जो होते हैं ये बहुत जबरदस्त होते हैं। अब आपको इसका एक जबरदस्त एग्जांपल दूंगा जो आपको हमेशा याद रखने में मदद करेगा। आप जब जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों में भाई लेट हो रही है, सबसे तेज सेंस किसका होता है? चैट करके मुझे बताएं। बाहर निकल रहे हो? टट्टी कर रहे हैं और अपनी लाइट बंद कर देना भाई। चैट करके बताएं। करना है कि नहीं? डॉग, जल्दी करो। राइट, होता है ना स्मेल। तो यही खास बात है, सबसे ज्यादा मेमोरी डॉग की ही होती है और इसीलिए डॉग को पुलिस स्क्वाड में रखा जाता है। ये रीजन है कि इंसान से ज्यादा डॉग काम करते हैं वैसे केसेस में क्योंकि इंसान ने समय के साथ अपना ऑल्फैक्टरी सेंस यानी कि स्मेल सेंस को खो दिया है तो ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे एंजाइटी, टेंशन, हाई इमोशन और फियर की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ह्यूमन अपने बैड टाइम से गुजर रहा है। ह्यूमन जो है वो अपने बैड टाइम से गुजर रहे हैं। अच्छी अच्छी स्टोरीज है। तो चलिए हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। हाथी, एलिफेंट से रिलेटेड एक फैक्ट क्या है मालूम आपको? अगर एलिफेंट किसी जंगल में है, कितने भी साल बाद अगर उसने किसी एक जगह से अगर हाथी गुजरा है, अगर उसे कई साल के बाद 10 साल बाद भी हाथी को मौका मिले तो उस रास्ते को याद रखता है। हाथी कभी रोड नहीं भूलता, जंगल को नहीं भूलता। हाथी एक ऐसा जानवर है, ये एक हाथी का सेंस है। आई, अलग अलग सेंस है ना, सूंघने के सेंस है, आईज के सेंस है। हाथी देखी हुई चीज को कभी नहीं भूलता। इसीलिए वो एक जंगल में उसका एक अलग दबदबा होता है। और रेयर होता है कभी कि हाथी का शिकार होता है। हाथी का शिकार भी बहुत सारे शेर लोग मिलकर के करते हैं, लेकिन हाथी को पूरे जंगल का चप्पा चप्पा, कोना कोना का सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। कितने किलोमीटर तक? 100 200 300 किलोमीटर तक, और कभी कभी 500 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज भी हाथी को अपने पैदल कदमों पर पता रहता है कि उसे कहां उसने क्या देखा था। क्या आप कर पाएंगे ये काम जंगल के अंदर? हम तो रोड में नहीं कर पाए, आप तो भिलाई आए, भटक जाएंगे कौन से रोड से निकले थे कौन से इसलिए मैं कहता हूं ह्यूमन अपने बैड टाइम से गुजर रहा है। मानव जो है अपने बैड टाइम से गुजर रहा है, राइट। चलिए दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और ये बढ़िया। इस बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो हमारे एक सर है, उन्होंने बिल्कुल याद दिलाया, उन्होंने बताया कि स्पाइडर, अब इसे मुझे भी चेक करना है, पर उन्होंने बताया इसके बारे में, क्योंकि स्पाइडर, मकड़ी, आप यदि मकड़ी को देखेंगे तो मकड़ी का जो जाला है ऐसा कुछ होता है कि वो हमेशा साउथ की फेस तरफ देखते रहता है वो। तो अगर आप जंगल में भटक जाए तो मकड़ी को देख करके आगे बढ़े जंगल में बहुत मकड़े होते हैं, इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सर ने बताया और ऐसा होगा, वो बहुत
वाइल्ड लाइफ के उनको बहुत इंटरेस्ट है, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग है ना काफी चीजें। तो एनिमल्स लोग बहुत, उसी प्रकार अगर डॉग की बात करें, डॉग को सैकड़ों स्मेल के बीच में उसे मालूम है कि किस स्मेल को उसे पकड़ना है। ह्यूमन के साथ में ऐसा नहीं है, ह्यूमन को बस तड़का और मिर्ची बहुत पसंद है, बस बिरयानी का स्मेल मालूम है ह्यूमन को, तो क्या आज सब्जी बड़ी अच्छी बनी है खिला आज कुछ बनाया है, कुछ जबरदस्त बनाया है आज तुमने, ऐसा बोलोगे ह्यूमन को इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है ठीक है, तो बस इतना ही तो काफी है आज के लिए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ब्रीथ प्रैक्टिस में कल हम फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक के लिए मैं पहले से ही सेशन बता दूं, नेक्स्ट वीक जो हम 4 दिन, है ना, लॉन्गेस्ट सेशन हम बोन्स पर जाने वाले हैं। बोन्स पर हम सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सेशन करने वाले हैं, लगभग 1 हफ्ते का, 4 दिन का लगातार। ओके, 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक हम बोन्स पर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट एवर मैं पहले ही बता दूं, हमने अभी तक बोन्स के सेशन लिए थे, वो आधे घंटे के थे, 1 घंटे के थे, 2 दिन के थे। 4 दिन के लगातार सबसे बड़े टॉपिक्स बोन्स पर आने वाले हैं। तो ऑल आर्थराइटिक पेशेंट, किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हैं, अगले सप्ताह में वो रेडी रहे। उसे कल का दिन जो है वो बाकी है, फ्राइडे, और रजिस्ट्रेशन कर लें। ओके, आज आप लोगों को करना है, हिट करना है आज आप लोगों को, हिट का रजिस्ट्रेशन, हिट का नया बैच बनना है। लोगों ने पहला हिट ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, वो लोग जो हिट ज्वाइन करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। थैंक यू। तो कोई टेस्टिमोनीज है या किसी का कुछ एक्सपीरियंस है इस टाइप के ऑल्फैक्टरी, सूंघने के, फियर के, स्ट्रेस के? अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो हमारे पास 2-4 मिनट टाइम है, 125 लोग हैं, कुछ शेयर करने के तो कर दीजिए। आपके अगर एक्सपीरियंस है, आपने कुछ सीखा समझा। दीप नयन, क्या कह रहे हैं आप? सर अभी हाथियों के बारे में बता रहे थे, तो जहाँ हम लोग पहले रहते थे गांव में, रायगढ़ जिले में, पापा की जॉब थी, तो हम लोग वहाँ 25 साल रहे। तो हाथी प्रभावित इलाका है रायगढ़ जिला। तो हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा रहती सर। वो जब भी गांव में घुसता था तो उसी घर को तोड़ता था जहाँ महुआ की शराब रखी रहती थी, और उसी घर पे रहता था। कोठी जो रहते है ना गाँव में रखने की, जहाँ धान रखते, उसी जगह पे अटैक करता था, अपने सिर से फोड़ता था और वहीं से खाता था, और कुछ को नुकसान नहीं करता था। एक्चुअल में वो हाथी का केवल सूंघने का नहीं है ना, वो हाथी की आई मेमोरी है वो। नहीं सर, जैसे वो अचानक से कहीं के बीच में 50 घर है, उस घर में किसी घर में महुआ की शराब रखी है। अचानक से कि हर गांव में अलग अलग एक ही दिन नहीं जाता था, अलग अलग। जब भी हम लोग यही वन विभाग वाले भी सोचते थे कि इसको पता कैसे चल जाता है। क्या एक्सपीरियंस रहा सर मेरा हाथी जो दंगल मचाते हैं, हाथियों के ना महुआ की स्मेल आती है और महुआ पीकर के उत्पात मचाते हैं। लेकिन उसमें खास चीज क्या है, अगर वो महुआ नहीं भी रखा रहे तब भी हाथी चेक करने भी जाते हैं। ये भी खास बात है, क्योंकि उन्होंने जिस भी घर में, पूरे जंगल में, उन्हें जो चीज मालूम है कि उन्हें अपनी चीज कहाँ मिलेगी, वो वापस उस जगह में उसे खोजने के लिए चले जाते हैं। एक बार को देखी हुई चीज वो भूलता ही नहीं है। ये बड़ी गजब की चीज है उसमें। फैंटास्टिक। रायगढ़ से लेकर पूरा जशपुर तक है ना प्रभावित एरिया, पूरा रायगढ़ से कुनकुरी, कांसाबेल, पत्थलगांव, जशपुर, पूरा झारखंड तक का एरिया एक ही जंगल में। मेरा बचपन सर यही था, हम लोग स्कूल से आते थे, फिर उस टाइम शुरू ये 2003-4 के बाद चुन ना माँ। अरे यार, तुम गुस्सा कर रहे हो? नहीं, पीछे से बोल रही है ना। ठीक है। सर क्या होता था, स्कूल से हम लोग आते थे तो पता चलता कि गांव में हाथी आए, तो हाथी हम लोग को दौड़ाता था, फिर हम लोग हाथी को दौड़ाते थे। तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी सर की, पूरा गांव निकल जाता था। हाथी आया मतलब त्योहार है, ऐसा होता था। रात को भी अगर 12 बजे किसी मोहल्ले में हाथी आ गया तो पूरा गांव खाली हो जाता था, और हाथी के पीछे, हाथी हमारे पीछे, हम उसके पीछे, बस इतना ही चलते रहते। बहुत मजा भी आता था सर। और उस टाइम सर भागने का ऐसा रहता था कि अगर हम लोग 10-12 फीट के गड्ढे भी कूद जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था। हाथी दौड़ाता था? तुमको हाथी दौड़ाया है? जी सर। अरे जंगली इलाका है सब, तो वहाँ जाते थे। बचपन में थे, सबका शौक भी रहता था, तो सर 10-12 फीट के गड्ढे हम लोग कूद जाते थे। मतलब महुआ रखते थे तुम बगल में आने? नहीं सर, गांव वो आदिवासी इलाका है पूरा सर, तो वहाँ ये है कि आपको चाय की जगह दारू देंगे महुआ का, ये रिवाज है उधर। बढ़िया, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस है? नीता, क्या एक्सपीरियंस बताने वाले हैं आप?
हेलो। हाँ नीता, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या एक्सपीरियंस है? हाथी तो हम लोग यहाँ कोरबा में रहती हूँ ना मैं, तो एक एक्सपीरियंस है। मतलब एक पूरे हाथी की झुंड आती है यहाँ पर। मेरे घर से 1.5 किलोमीटर पे पूरा जंगल शुरू हो जाता है। तो हाथी से याद है कि वो ना, मतलब बहुत सारे क्वार्टर्स हैं यहाँ पर टाउनशिप के, तो वो सीधे पार्षद के घर को तोड़ा क्योंकि उनके यहाँ महुआ रखा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि इतना डर गए थे, बाप रे, 15 लोग हम लोग एक ही घर में सोए थे एक दिन। पूरा हाथी का आतंक इतना ज्यादा था यहाँ, इतना जोर से चिल्लाता था। पूरे फॉरेस्ट विभाग वाले लोग जाते हैं यहाँ पे हाथी को मतलब लाइट वगैरह दिखा के कैसे करके। तो उनका बच्चा ना खो गया था, तो उसको खोजने के लिए हाथी की झुंड पूरी आई थी। बाप रे, वो रात वो दिन हम लोगों का 1 हफ्ता ऐसा डर में बीता था ना। बच्चे इतने डरते हैं यहाँ पर कि मतलब उसके आवाज से कि हाथी मत आ जाए करके। हाथी भालू सब है यहाँ पर। भालू में किए थे उस दिन, तो फ्रेंड के साथ जा रहे थे हम लोग को लगा भैंस है। हम लोग देखे काला काला क्या दिख रहा है, फिर देखे तो अरे बाप रे, इतना बड़ा भालू था। जो भागे हम लोग सीधा घर में आके सीधा, इतना सांस फूल रहा था, इतना डर गए थे हम लोग कि आज तो गए हम लोग करके। उसके बाद से मैं टहलने ही नहीं जा रही हूँ रात में, इतना डर है यहाँ पे भालू का भी। सामने में ही दिखता है भालू। बहुत बढ़िया, नहीं ठीक है। देखी, लेकिन मैं लाइव एक्सपीरियंस उस दिन मिला। अपना अमेगडाला निकलवा दो, फिर डर नहीं लगेगा, फिर घूम फिर के आना भालू के पास से। ठीक है, प्रीति मैडम क्या बता रहे हैं? सर अभी मैं मायके गई थी तो सेम कंडीशन वहां भी थी, हाथियों वाला। और सर वहां पे जैसे बताते हैं मम्मी के घर के एकदम पास में, जैसे आपने बताया ना उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जिसको देख लिया उसको छोड़ते नहीं है दोबारा, किसी ने अगर कुछ किया है तो 3 लड़कों ने उसको छेड़ा था, एक लड़के ने उसको पत्थर से मारा था और वो वहीं बैठा रहा छुप के। और जब तीनों लड़के वापिस आए तो जिसने मारा था उसी को पकड़ के मतलब टुकड़े टुकड़े किए उसके, बहुत बुरी तरह। हमारे गाँव की बात है सर। और मम्मी के घर के रास्ते से कभी नहीं जाते। मैंने मम्मी से पूछा भी कि अगर इधर से हाथी आया तो पता चला कि कार भी उलट के पलट के तोड़ के कैसे भी रख देते हैं। मतलब हम कार में भी सेफ नहीं है। अगर हम कार से कहीं आ रहे हैं, सिंगल रास्ता है, तो अगर हाथी दिख गया तो हमें कार से उतर के भागना है। गाड़ी मोड़ने की तो जगह होती ही नहीं है। और गाड़ी भी कुछ नहीं समझते सर, कार को भी कुछ नहीं समझते। एक लात देंगे कहीं भी उड़ जाएगी गाड़ी, ऐसा है। तो सर अभी 1 हफ्ते वहां थे, इतना खौफ में निकला था। रात में हम घूमने चले जाते थे बाइक लेके, और जब आते रहते थे तो हम लोगों को इतना डर लगता था। मोहित की वजह से हम लोग रात को घूमने जाते थे, मैं, मोहित, पिंकी और विनीत जी। आने के टाइम जो खौफ होता था। बढ़िया, ठीक है। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है अब तो। लेकिन उनकी मेमोरी सच में ऐसी रहती है, जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते से वापस आते थे। मम्मी का घर थोड़ा सा अंदर में है और हमारा पुराना घर मेन रोड में है, तो मेन रोड से जाते थे और नए वाले घर से कभी भी नहीं जाते। तो मम्मी बोलती थी कि अरे वो कभी इधर से नहीं आएंगे, जिधर से जाते हैं उधर से ही वापस आते हैं। मम्मी को ये पता नहीं है कि उनकी मेमोरी ऐसी होती है, लेकिन मम्मी ने इतना बताया था कि जिधर से जाते हैं उधर से ही वापस आते हैं, हमेशा हम लोगों ने देखा है। सही बात, उनका एक रास्ता होता है। बिल्कुल। संतोष सर भी कुछ बताने वाले हैं एक्सपीरियंस। अच्छा, आज इत्तेफाक सब हाथी का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आज मैं डॉगी के बारे में बताना चाहूँगी। डॉगी का एक्सपीरियंस, यही मैं सुनना चाह रहा था। ऐसा एक्सपीरियंस किसके पास? मम्मी के यहाँ डॉगी था, तो क्या थोड़ा सा परेशान करते थे मोहल्ले वाले कि तुम्हारा कुत्ता ये नुकसान करता है, ये वो। तो उसको मेरा भाई बोलता रोज रोज कहीं झगड़ा करा देता मोहल्ले में। तो उसको आंख में पट्टी बांध के 2 लोग मिलकर उसको 8 किलोमीटर दूर छोड़ के आ गए। तो दूसरे दिन सुबह सुबह फिर पहुंच के आके दरवाजा खटखटाने लग गया पैर से ऐसे। तो बोले ये कहाँ से आ गया? सर मैं बताता हूँ, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। हमारे यहाँ पे INMDC पन्ना में हम लोग सब कोई मतलब एक खाई है, बहुत गहरी खाई। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है बस। बहुत गहरी खाई है हमारे यहाँ पे, मसन नाला कहते हैं उसको, खाई बोलते हैं। तो मतलब ऐसे ही बचपन की बातें हैं, छोटे छोटे थे सब कोई, मतलब 12th में पढ़ते थे। तो उस खाई में हम लोग सीधे उतरा करते थे, जड़ों को, पेड़ों की जड़ों को पकड़ करके ऐसे, जहाँ की मेरी अभी फोटो मैंने डाली थी शायद फेसबुक, आप लोग देखिए। तो वो उधर पे ना एक कुत्ते को ना फेंक दिया ऊपर खाई से नीचे। कुत्ता बच के फिर ऊपर आया, फिर गांव में दिखा, वापस दिखा था। मतलब वो
कैसे मतलब अपने आप को बचाया उन्होंने उसने, और अब बंद कर दे। बच करके भी वो वहीं उसी जगह पे फिर से हम ही लोग के साथ में वही कुत्ता खेल रहा था जैसे खेलते रहे। तो हंसी आ रही है कुत्तों उसको। की है मेमोरी भी अच्छी है और मेमोरी लॉस भी इतनी जल्दी नहीं होती है कुत्तों की, कभी नहीं होती। और मेरा अभी जो डॉगी है, हम लोग घर जाते हैं ना, वो यहीं पे था, मम्मी का देहांत हुआ तो हम लोग गए वापस, तो अमानगंज पन्ना में भैया के पास छोड़ के आए। हम लोग जाते हैं ना तो जो लपटता है सर, जो जो गोल गोल घूमता रहता, सूंघता रहता है, तो मतलब अभी भी जो लोग उससे मिल चुके, जो लोग मिले हैं उसको वो पहचानता है बिकॉज ऑफ स्मेल। तो कुत्ते तो अक्सर इससे आप सारे लोग एक चीज तो जरूर सीख रहे होंगे, मेमोरी रिलेटेड टू स्मेल, या सूंघने की क्षमता से मेमोरी का रिलेशन है। तो अगर आप ब्रीथ प्रैक्टिस करेंगे मेमोरी बढ़ेगी। आप अपने घर के बच्चों को कराएं, क्योंकि केवल फन के लिए ही टॉपिक ना हो, ये सीखने से रिलेटेड चीजें, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, राइट। और कौन से आ रहे हैं? अंजिता मैडम कुछ कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं फिजिक्स के लिए मैं बोलना चाह रही सर, मैं बचपन में हमारे घर में बहुत सारा कबूतर रखते थे, पालते थे। फिर इंडिपेंडेंस डे सब लोग उड़ाने के लिए व्हाइट वाला कबूतर को लेके जाते थे। तो हम लोग के हम लोग तो छोटे छोटे थे, तो चाचा लोग कबूतर को देने से पहले उसका पैर को बांध के और उसके आँख को बंद करते थे, या फिर कोई थैला में डाल के देते थे। फिर वो लोग लेके जाते थे और कहीं पर भी उसको उड़ाते थे तो देखते थे कि सेकेंड डे वो फिर से घर में आ जाता था। और ऐसे बहुत बार हुआ था कि कोई भी ऐसे पालने के लिए भी ले जाते थे तो उसके पंख को ना काट के देते थे। जब उनका पंख फिर से बड़ा हो जाता था तो फिर से उड़ के घर में आ जाता था। तो ऐसे हमारे घर में बहुत बार हुआ था। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है, और जो मूवी में भी आप लोग देखे ही होंगे, वैसे पक्षियों की मेमोरी तो इतनी रहती है कि वो 12,000 किलोमीटर तक फ्लाई करके जा सकते हैं। कुछ पक्षी 12,000, यानी वो कुछ पक्षी वो ऑस्ट्रेलिया से कहाँ पहुंच जाएंगे, आपको इंडिया पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, तो वाकई में मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्मेल सेंस को तेज करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस को तेज करें। दीप फिर से हैंड रेस किया, कुछ बता रहे हो क्या फिर से? सर ये कोई हाथियों के बारे में चीज बता रहा था। हम चलेंगे अगर जंगल में तो आवाज आ जाएगी पत्तों की, वो चलते हैं, एक भी पत्ता हिलेगा नहीं, ना आवाज नहीं आएगी। कई बार ऐसा लाइव इनकाउंटर हुआ है, जैसे मोबाइल स्क्रीन के सामने कितने दूर में हम लोग क्या गांव में रहते थे, तो भाग भाग के नदी नहाने जाते थे, तो जंगल में जा रहे जस्ट सामने में है, ना कुछ हिल रहा है, वो अपना खाना वाना भी पत्थर से भी खा रहा है, लेकिन एक आवाज तक नहीं आती है। मतलब कितने साइलेंट रहते हैं वो इतने जोर से भागे कि ऐसा लगता है कि आज तो मर ही गए। इतना सामने सामने हुआ है सर। वैसे हाथी हमेशा मारने के मूड में नहीं रहते हैं सर। वो जब तक उनको आप टॉर्चर ना करें, जैसे कोई पत्थर फेंक के मारते हैं, कई बार ऐसा है कि जा रहे हैं रास्ते में खड़ा है, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ खड़े रहो, वो अपने रास्ते चले जाएगा। और जहां आप पास में आए, अपना बाइक फेंके भागे, फिर उसको भी लगता है कि शायद मेरे पे अटैक करेगा, इसलिए वो अटैक करता है। ये एकदम लाइव एक्सपीरियंस है। अभी तक ऐसा जब भी हम लोग उत्पात मचा तभी वो हमको मारने के लिए दौड़ाया है, और ऐसे खड़े रह गए तो अपने रास्ते। मोहित सर भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं लग रहा है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ऐसा लाइव देखा है हम लोग ने, जब ऊटी से बेंगलोर आते हैं तो बंदरपुर नेशनल सेंचुरी आती है बीच में। हाँ, तो वहाँ देखा है कि नदी में पानी पी रहे हैं, गाड़ी रोक के ब्रिज के ऊपर से हमने नीचे देखा है, ठीक है। लेकिन वहाँ इतने अग्रेसिव नहीं थे उधर, मतलब छत्तीसगढ़ में जितने अग्रेसिव है, धर्मजयगढ़, रायगढ़ और जो पूरा बेल्ट है, ये महुआ वाले सर ट्राई बहुत किया देखने का, पर छत्तीसगढ़ में देख नहीं पाया हूँ अभी तक मैं। नहीं, धर्मजयगढ़ पूरा बेल्ट है सर, पूरा जो मतलब वहाँ भी मैं कई बार रात में भी जर्नी की है कि कहीं तो देखने को ऐसा एक्सपीरियंस आएगा, पर नहीं देख पाए अभी तक। फिर अंबिकापुर भी गए थे तो इनका गांव भी पूरा सा है, तो रात में काफी ट्राई किया पर देख नहीं पाया सर। मतलब उल्टा डांट मिली लोग से, बोले तुमको तो चिंता नहीं, हम सबकी जिंदगी खतरे में, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए। अब कोरबा जाइए सर, कोरबा। अब कोरबा में नया पता चला है, सैटरडे को जा रहे हैं सर, हम सैटरडे को जा रहे हैं। 5 तारीख को भी हम कोरबा में रहेंगे, 5 तारीख को।
तो आप लोग तो बिल्कुल पहुंचिए और तैयारी कीजिए। 5 संडे है क्या सर? 5 आज फ्राइडे 5 नहीं, आज संडे रहेगा शायद, 5 शायद संडे रहेगा दिसंबर। ओके, कंफर्म है आपका फिर सर? लगभग हाँ, संडे ही कंफर्म है, वो जो 5 तारीख है ना, कंफर्म एकदम। तो सर हम लोग अपना कैंसिल कर दें क्या? हम इस संडे सैटरडे संडे जाने वाले थे कल परसों, तो नेक्स्ट संडे चलेंगे। नेक्स्ट संडे कर लीजिए, मतलब एकदम कंफर्म है कोरबा 100%। सर मेरा एक क्वेश्चन और मेरे को थोड़ा सा बताइए कि जैसे जितनी एक्सरसाइज हम समर डेज में करते हैं मॉर्निंग में, और जितना बर्न करते हैं कैलोरी है ना, और अभी विंटर में भी उतनी एक्सरसाइज करते हैं, लगभग कैलोरी भी उतनी बर्न होती है, लेकिन जो स्वेटिंग फैक्टर है वो कम हो जाता है। हाँ, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल अपना जो फैट लॉस, ओवरऑल जो कैलोरी बर्न में कुछ फर्क है या उससे कुछ फर्क नहीं है कि आप इतनी एक्सरसाइज करें फिर भी अगर नहीं स्वेटिंग हो रही है? सर स्वेट फैक्टर एक मतलब अलग चीज है ना, वो एनवायरमेंटल है, वो तो पानी का लॉस होगा, डिहाइड्रेट ज्यादा होंगे समर में, तो समर में हाइड्रेशन मेंटेन ज्यादा करना पड़ेगा, ठंड में हाइड्रेशन मेंटेन कम करना पड़ेगा, यही फैक्टर है। क्योंकि वो वाला जो पानी निकल रहा है वो कोई फैट रिलेटेड फैट ब्रेकडाउन तो है नहीं, कैलोरी तो आप जितने की है वही है। ठंड में बल्कि दिन भर बॉडी हल्की गर्म रहती है, तो दिन भर गर्म में ऑलरेडी थर्मोजेनेसिस होता है, जबकि गर्मी में बॉडी ठंडी रहती है, तो बॉडी अपने आप को जो बाहर का टेम्परेचर हाई है उससे लड़ने के लिए बॉडी अपने आप को कूल करती है, वो भी थर्मोजेनेसिस है। ठंड में बाहर की ठंड है और बॉडी अपने आप को ठंड से लड़ने के लिए गर्म करती है, ये भी थर्मोजेनेसिस है। तो दोनों ही थर्मोजेनेसिस में लगभग कैलोरी बर्न उतना ही होगा, बस हाइड्रेशन फैक्टर चेंज हो जाएगा। हाइड्रेशन तो वो से बस मेंटेन करना है। मैराथन की तैयारी कीजिए ना सर आप थोड़ा सा कभी। किसकी? मैराथन मैंने कहा तैयारी कीजिए, मैंने बोला बीच में ऐसा कभी कुछ ऑर्गेनाइज करें अपन, हम पूरी टीम का मैराथन। हाँ अच्छा, जैसे हमने संडे को था अपना इवेंट, तो इवेंट के पहले एक मैराथन प्लान कर ली जाए 2 घंटे, इस तरह से नेक्स्ट टाइम कभी भी, मतलब ठीक है सर, ये तो सही बोल रहे हैं बिल्कुल। हम लोग अगर क्यों ना संडे इवेंट रहेगा, अब जब हमारा किसी मंथ का इवेंट रहेगा तो हम पहले मैराथन के साथ इवेंट को स्टार्ट करेंगे, बढ़िया रहेगा। एसबीटीसी का टी-शर्ट सभी के लिए मैंडेटरी रहेगा, और ऐसा एक बढ़िया सा वो कर सकते हैं प्रोमो टाइप का, और एक मतलब 11 किलोमीटर 20 किलो जो भी मतलब पॉसिबल हो लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 11 तो करना ही चाहिए, स्टार्ट कर रहे हैं, या भले छोटा 5 से स्टार्ट करें फिर 11 तक कर दें, ताकि सब। 8 तो मैं सर 8 तो मैं अभी करके आ रहा हूँ 45 मिनट्स में। आप तो सर 11, 12, 15 मार दोगे आप। बस की तैयारी मैं ही करने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। पता चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सभी करेंगे, बिल्कुल ऐसा थोड़े दिन में सब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं हम लोग इसको सब मिलकर। ठीक है, हम लोग अब क्लोज करके जो कैप्टन्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं वापस। ओके, सो चलिए कल मिलते हैं सुबह, और आज शाम को मिलते हैं हिट में। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे। हो गया है, होटल बस स्टैंड के पास में होटल है, वहाँ पे है अपन अभी आधे घंटे में निकल जाएंगे, है ना? तुरंत आप रेडी रहिए, मैं आता हूँ बिल्कुल तुरंत। सर मुझे कुछ रखना है उसमें, बोर्ड वगैरह रखना है क्या? हाँ, बोर्ड स्कैनर सब तो रखना ही है। नहीं, स्कैनर तो कर लेके जाएंगे ही जाएंगे, मैडम के पास भी स्कैनर है फिर भी मैं लेके चलूंगा जी। और बोर्ड और स्टैंड दोनों? बोर्ड स्टैंड काफी है, पेन वन बोर्ड स्टैंड जी वो काफी है बस। ठीक है, कब आना होगा सर? हाँ मैम, कवर्धा विजय मैम परसों हो रहा है क्या? विजय मैम मेरे को लोकेशन चाहिए तो सर, वैसे कहाँ पे हो रहा है? विजय मैम कंफर्म हो रहा है क्या परसों का? जी सर, आज कंफर्म मैं बताती हूँ सर, आधे घंटे में बताइएगा। ठीक है, MFL होगा सर, कवर्धा में MFL होगा। कवर्धा में हाँ सेशन होगा हमारा, हम लाइव आ रहे हैं वहां पर। कवर्धा तो परसों है, मतलब शनिवार पड़ रहा है, शनिवार आ रहे हैं कवर्धा, संडे को वापस यहीं आ जाएंगे। ठीक है, कौन से वेन्यू पे है सर? जगह पे मैम, मैं आपको जी मैम आप मेरे को मैसेज कर देंगे ना, तो मैं फिर अपने लोगों को वहाँ भेज दूंगी, और हो सके आ जाऊंगी सर। तुमको भी आना है भाई, अपने लोगों को भेज दूंगी, ऐसे नहीं तुमको भी आना है।
ठीक है सर, मैं यहाँ से 2 किलो का लेके आ जाऊँ। हाँ तुम्हारे बगल में है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी बात मैं विजय मैम, संतोष सर, विजय मैम, इवन मैं बता रहा हूँ संतोष सर भी बिजी रहते हैं रविंद्र सर के साथ में। आप रखें पूरे रिकॉर्ड्स, आशुतोष सर पूरी टीम का रखते हैं। इस महीने कुछ रिकॉर्ड्स नहीं आए, ठीक है, नहीं आते हैं। और मेरे को मालूम है भाई चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि अपना वर्क है, अपना बिजनेस है, तो चैलेंजेस आएंगे, ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ। लेकिन अगर चैलेंजेस है तो उसको हैंड ओवर कर दो भैया, हम तो रेडी है ना लेने के लिए, तो कोई क्या दिक्कत है करने में। अभी एक्चुअल में क्या है ना, उनके डेट्स पिछले महीने तो दिए नहीं थे, आप लोग को पता होगा पिछले महीने, ठीक है, पेमेंट्स वगैरह सारे जो आए थे जैसे थे। अगर मैं रविंद्र सर की बात करूं यहाँ पर, रविंद्र सर तो हो, आप तो कहाँ हो? अच्छा, जगह ही खाली है। तो सर उनका ना किसी का डेट के साथ में कब एंट्री है ये अपने को नहीं पता है अभी तक। जैसे कि कोड अगर मुझे अभी मदद कर दे तो फिर बाकी सबके साथ हम 1-2 मिनट बात करेंगे और फिर मेरे को अभी नोट करा दीजिए, तो अभी अभी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, है ना। मेरे को दोबारा आने की क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए कोई मैसेज है आप लोगों की तरफ से, कुछ अपने को रखना है या अभी चल रहा है, कुछ चीजें ऐड करना है प्लीज। शैलजा मैडम, अभी हम बता दें एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए भी जो 14-15 को जो एकेडमी होगी जनवरी में, हम लोगों को अपनी पूरी स्ट्रेंथ बैठानी है और आप सभी के एम्बेसडर लोगों के लिए वहां पर स्पेशल सेटिंग है, तो आप अपने एम्बेसडर लिस्ट के साथ रेडी रहें। दुले सर अनम्यूट कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं? मैम का ही फोन आया था सर कि कितने बजे तक पहुंचेंगे ऐसे करके बिना मैम का, तो मैंने बोल दिया कि हम 10 साढ़े 10 के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। 10:30 से पहले मत बोलिए सर, 10 बजे पहुंच ही नहीं सकते अपन, 10:30 से 11:45। जी सर, जी जी, तो ठीक है। तो एम्बेसडर, हमारे जितने एम्बेसडर हैं अभी प्रोग्राम में उन सबके लिए स्पेशल सेटिंग होगी, तो उनको बता दें। हम एम्बेसडर लोगों को वहां पर बैठाएंगे, हमारा एम्बेसडर लोगों के लिए हम अपना तरफ से ड्रेस कोड कर देंगे, बिल्कुल अलग से टीम एम्बेसडर दिखेंगे हमारे, ठीक है। रेडी है सब एकेडमी के लिए? एकेडमी आप में से बहुत सारे लोग आज तक नहीं देखे हैं, आई थिंक, क्यों संतोष सर नहीं देखे हैं, प्रीति मैडम नहीं देखे हैं, 3 दिन के लिए रायपुर में रेडी हो जाइए। विकास सर, हाँ मैम, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं लीव कर रही हूँ ना। ओके, कुछ बात तो नहीं करनी? और नहीं, वे तो एम्बेसडर के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, बस एक चीज बता दीजिए, कल आप नहीं थे मीटिंग में। हाँ, एक वेकेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, सब लोग अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के साथ काम करें। कितने पर है वेकेशन? वो मैं आपको बताती हूँ, उसका फ्लायर आ जाएगा आज, आई थिंक, चलिए ठीक है ना। ठीक है, टोटल कितने गेस्ट को वहां लेकर आएंगे उसी पर है क्या वेकेशन? नहीं, और ज्यादा गेस्ट पे काम करना है। वो तो करना ही है, वो तो मिले तो ज्यादा करें। और ठीक है ना, मैं लीव कर रही हूँ, ओके बाय। ठीक है, ओके ठीक। तो देखिए एम्बेसडर्स यानी जिनके 2 से ज्यादा गेस्ट आएंगे इस महीने, जिन लोग बनाएंगे, तो उन लोगों को अगले महीने हम लोगों को स्पेशल सीटिंग देनी है, ये बात आप सभी ध्यान में रखिए। तो हम लोग रात को जो मीटिंग करेंगे, ट्राई करते हैं अपन आज स्टार्ट हो जाए हमारा गेज, रोज कोई ना कोई मीटिंग हो जा रही है तो हो ही नहीं पा रहा है, आज भी कल भी थी मीटिंग, तो आज रात को अपन 9 बजे मिलेंगे अपने दिन भर की एक्टिविटीज के साथ में और हमारे कितने एम्बेसडर एक्टिव है इसको लेकर के, ये हुई पहली चीज। दूसरी देखिए, बाकी सबको अगर लीव करना है तो बिल्कुल लीव कर लेंगे। मैं संतोष सर, विजय लक्ष्मी मैम और रविंद्र सर, हम लोग तीनों यहाँ पर बैठेंगे। बाकी सब प्लीज लीव कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए आप, बाकी और बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे रात तक। संतोष सर, विजय लक्ष्मी मैम, रविंद्र सर। संतोष सर, विजय लक्ष्मी मैम, रविंद्र सर, ठीक है। तो प्लीज मेरे को बस ये बता दें, मैं नोट करने चल जाता हूँ। IIA3 पर कौन है? रविंद्र सर। रविंद्र सर, अरे रविंद्र सर नहीं है क्या ये?
तो सर आप कॉल लगाइए ना रवि। मेरे को लग रहा है कि ये रविंद्र